हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इन्फ्लेशन की मीनिंग देखा, इन्फ्लेशन के कॉजेज़ ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन की रेमेडीज़ क्या है, मतलब इन्फ्लेशन का पर कौन से सॉल्यूशंस हैं, वो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टॉपिक इन्फ्लेशन एंड उसके कॉजेज़, उसको एक क्विक रिकैप देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन की मीनिंग हमने क्या देखा था। इन्फ्लेशन की मीनिंग जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल का बढ़ना, उसी को हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ मनी का कम होना। इन्फ्लेशन में और क्या होता है, एक्सेस मनी सप्लाई, मतलब मनी का सप्लाई आवश्यकता से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो गुड्स है या सर्विसेज है उसकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, एक्सेस होती है, मतलब आवश्यकता से नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होती है। बाद में हमने देखा इन्फ्लेशन किन कारणों की वजह से होता है, कॉजेज़। तो कॉजेज़ में हमने देखा कि गुड्स या सर्विसेज की डिमांड अगर ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन हो सकता है, या गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई अगर कम है तो भी इन्फ्लेशन हो सकता है। बाद में गुड्स और सर्विसेज का डिमांड क्यों ज़्यादा होती है, इसके हमने अलग अलग कारण देखा कि मनी सप्लाई ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा, इन सब कारणों की वजह से जो गुड्स है सर्विसेज है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी वजह से इन्फ्लेशन रिजल्ट हो सकता है। बाद में हमने देखा कि गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई अगर कम होता है किसी कारणों की वजह से, नेचुरल कैलेमिटी हो या प्रोडक्शन डिले हो, इसकी वजह से मार्केट में गुड्स का सप्लाई कम होगा और सप्लाई कम होगा तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन रिजल्ट हो सकता है। ये टॉपिक हम डिटेल में लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अभी हम उसके आगे का देखेंगे, दैट इज इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इफेक्ट मतलब इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कैसा होता है अलग अलग लोगों पर या अलग अलग इकोनॉमी के जो सेगमेंट्स है उस पर इन्फ्लेशन के कैसा असर होता है, ये हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसके पहले हमने देखा था कि इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइस लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होती है, और प्राइस लेवल ज़्यादा होती है इसी का मतलब हर जो कमोडिटी मार्केट में बिक रही है, जो वस्तुएं मिल रही हैं, जो सर्विसेज मिल रही हैं, वो आवश्यकता से तो उसकी प्राइस लेवल क्या है, ज़्यादा है। मतलब जो मिडिल क्लास है, जो पुअर कम्युनिटी है, उनको जब भी वो चीज़ कुछ मार्केट में खरीदने जाएंगे तो हर चीज़ उन्हें क्या मिलेंगी, महंगी मिलेगी, हर कमोडिटी उन्हें क्या मिलेगी, महंगी मिलेगी। तो इसी का मतलब 100 में से अगर अराउंड 80% लोग इंडिया में अगर पुअर है या मिडिल क्लास कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो 100 में से 80 लोगों पर इन्फ्लेशन का बुरा असर हो रहा है। तो इतने 100 में से 80 लोगों पर अगर बुरा असर हो रहा है तो उसको हमको डिटेल में स्टडी करना आवश्यक है। तो जो इम्पैक्ट है, जो असर है, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक इकोनॉमिक इफेक्ट और दूसरा नॉन इकोनॉमिक इफेक्ट। इकोनॉमिक इफेक्ट में भी दो सब डिवीजन है, इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखेंगे कि प्रोडक्शन पर क्या असर होता है इन्फ्लेशन का। तो सबसे पहले असर होता है डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि मार्केट में गुड्स या सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होती है, वस्तुएं ज़्यादा बिक रही है, और दुकानदार मतलब बिजनेस कम्युनिटी को पता होता है कि मार्केट में डिमांड क्या है, ज़्यादा है, और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। लालच होता है, अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो और ज़्यादा मिलना चाहिए, और प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करते हैं, गुड्स की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या हो जाती है, उसमें कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल अगर इन्फीरियर क्वालिटी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो जो कंपनी है वो कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और इनडायरेक्टली उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन एट द एंड वो जो फिनिश गुड्स बन रहा है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन जो कंज्यूमर है उसको वही क्वालिटी के वही जो गुड्स है खरीदना पड़ेगा जो बेकार क्वालिटी के रॉ मटेरियल से बनाया गया है। तो इस तरीके से जो गुड्स की जो क्वालिटी है वो इन्फ्लेशन के दौरान डिटोरिएट हो जाती है, खराब हो जाती है। डिक्रीज इन सेविंग बट नेचुरल है, लोगों की जो इनकम है वो इनकम का ज़्यादा पोर्शन वस्तुएं खरीदने में चला गया है, सर्विसेज को खरीदने में चला गया है, तो उनके पास जो रिमेनिंग अमाउंट है जो वो सेव करता था पहले, वो सेविंग अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन इंकरेज टू होल्डिंग मतलब जमाखोरी। दुकानदार को पता है कि चीज़ें बिक रही है, मार्केट में प्राइस लेवल ज़्यादा है, तो उन लोग क्या करेंगे और अपने गोडाउन में जो गुड्स है उसको डंप करके रखेंगे, मार्केट में वो चीज़ कम हो जाएगी, उसके भाव और बढ़ जाएंगे। तो ये जो बढ़े हुए भाव में फिर जो बिजनेस कम्युनिटी है वो अपने गुड्स क्या करेंगे, जो डंप करके रखा हुआ है गोडाउन में जमा करके रखा हुआ है, वो ज़्यादा कीमतें बढ़ाकर
बढ़ी हुई कीमतें में उसको मार्केट में बेचेगा ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो इस प्रकार की जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग की प्रवृत्ति जो है इन्फ्लेशन के दौरान बढ़ जाती है। देन प्रोड्यूसर्स ट्राई टू मैन्युफैक्चर मोर गुड्स, वो ज़्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करते हैं। चेंज इन द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि दो प्रकार की गुड्स होती है, एक तो लग्जरी गुड और दूसरा नेसेसिटी की गुड्स। अब दुकानदार को अगर चॉइस है कि वो उसने कौन से गुड्स बनाना है, लग्जरियस गुड्स बनाना है कि डेली नेसेसिटी की गुड्स बनाना है, तो वो सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉफिट मार्जिन किस में है, और प्रॉफिट मार्जिन लग्जरियस गुड्स में ज़्यादा होता है। और लग्जरियस गुड्स जो है ये इन्फ्लेशन के दौरान ज़्यादा बिकते हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है। तो जो प्रोडक्शन की जो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो पैटर्न चेंज हो जाता है, और नेसेसिटी गुड्स कम प्रोड्यूस होते हैं, और जो लग्जरी जो गुड्स है उसको जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्शन करना चाहते हैं क्योंकि उसमें प्रोडक्शन के उसमें प्रॉफिट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो दीज आर द इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पर इन्फ्लेशन का कैसा असर होता है। सबसे पहले बिजनेस कम्युनिटी। अब बिजनेस कम्युनिटी जो है या कंपनी जो है वो भी एक बिजनेस कम्युनिटी है, तो बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोगों पर इन्फ्लेशन का अच्छा असर होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन में दो चीज़ें होती है, गुड्स की डिमांड ज़्यादा होती है और साथ ही लोगों के पास इनकम लेवल भी क्या होती है, मनी सप्लाई भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब ज़्यादा चीज़ें वो ज़्यादा गुड्स बेच रहा है और साथ में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट लेवल भी है वो क्या है, ज़्यादा है। तो डबल बेनिफिट हो रहा है बिजनेस कम्युनिटी को, ज़्यादा गुड्स बेच रहा है और प्रॉफिट भी क्या कमा रहा है, वो ज़्यादा कमा रहा है। तो बिजनेस कम्युनिटी को इन्फ्लेशन के दौरान बेनिफिट होता है। देन कंज्यूमर पर कैसा असर होता है। अब कंज्यूमर पर इन्फ्लेशन का बुरा असर होगा दो कारणों की वजह से, एक तो प्राइस लेवल ज़्यादा है और दूसरा जो गुड्स की जो क्वालिटी है वो भी उसको ख़राब मिल रही है, तो उस पर डबल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कंज्यूमर को इन्फ्लेशन के दौरान नुकसान होगा। फिक्स इनकम ग्रुप, फिक्स इनकम ग्रुप में कौन लोग आते हैं, जैसे सैलरीड पीपल जो हैं, जो सैलरी जिनको मिलती है या जिनको पेंशन मिलती है या जो एफडी के ब्याज पे जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस प्रकार के लोग जिनकी भी इनकम फिक्स है, उन लोगों पर इन्फ्लेशन का बुरा असर होता है। इसका कारण क्या है कि उनकी इनकम तो फिक्स है, उनकी सैलरी तो फिक्स है, लेकिन वो फिक्स अमाउंट जो उसको मिलती है वो अमाउंट जब लेके मार्केट में हो जाता है तो हर चीज़ की प्राइस क्या है, ज़्यादा है, तो उसके पास जो सेविंग है वो सेविंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो जो फिक्स इनकम वाले जो जितने भी लोग हैं उन पर इन्फ्लेशन का बुरा असर होगा। देन इन्वेस्टर्स, अब इन्वेस्टर्स भी दो प्रकार के होते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको फिक्स रिटर्न मिल रहा है, एक ये प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार है कि ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको रिटर्न्स फिक्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट के दो अपॉर्चुनिटीज़ है, वो 1 लाख रुपए मैं बैंक में रख सकता हूँ। तो बैंक में अगर मैंने रखा तो उसका जो रिटर्न है एफडी पर वो कैसा रहेगा, फिक्स। फॉर एग्जांपल 8% के हिसाब से ब्याज है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर वो 1 लाख रुपए जो मैंने जमा किया है उस पर 8% के हिसाब से मुझे ब्याज मिलेगा। मतलब रिटर्न्स कैसे हो गए, फिक्स हो गए। तो ये फिक्स रिटर्न वाले हो गए। दूसरा है कि फ्लक्चुएटिंग रिटर्न, मतलब रिटर्न जो है फिक्स नहीं होते। वो 1 लाख के फॉर एग्जांपल मैंने फिक्स डिपॉजिट ना रखते हुए किसी कंपनी के शेयर खरीदा। अब शेयर अगर मैंने खरीदा है तो कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होगा उसका प्रोपोर्शनेट मुझे 1 लाख के हिसाब से मुझे डिविडेंड मिलेगा। तो अगर कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो मुझे रिटर्न ज़्यादा होगा, प्रॉफिट को कंपनी को अगर प्रॉफिट कम हुआ तो मुझे डिविडेंड क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया फ्लक्चुएटिंग रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट। तो ये अगर फिक्स इनकम में मैं रखता हूँ, फिक्स इनकम इन्वेस्टर अगर ऐसा हो कि मैंने बैंक में एफडी रखा तो मेरे रिटर्न्स कैसे होंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो मुझे जो वो फिक्स रिटर्न मिलेगा वो लेके अगर मैं मार्केट में जाऊंगा तो हर चीज़ कैसी मिल रही है, मुझे महंगी मिल रही है, तो मुझे उतना उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, मैं उसमें नुकसान में रहूँगा। लेकिन वही अगर फ्लक्चुएटिंग रिटर्न वाले इसमें मैंने अगर इन्वेस्ट किया होगा, शेयर खरीदा होगा, सो आई विल बी बेनिफिटेड, क्योंकि कंपनी को भी क्या हो रहा है, इसमें फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि कंपनी भी बिजनेस कम्युनिटी है, कंपनी ज़्यादा चीज़ें बेच रही है तो कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो उसमें से जो शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे इन्वेस्टर जिनको रिटर्न फ्लक्चुएटिंग है वो जो है
ऐसे इन्वेस्टर फायदे में रहेंगे, लेकिन फिक्स रिटर्न वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो उतने फायदे में नहीं रहेंगे, वो नुकसान में रहेंगे। देन फार्मर्स, अगेन फार्मर्स भी है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक जो छोटे फार्मर्स है और दूसरे जो बहुत बड़ा जिनकी खेती होती है, जो मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार के फार्मर। तो फार्मर जो है, अब फार्मर जब वो चीज़ मार्केट में बेचने के लिए जाएगा तो उसको भी प्राइस ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वो भी बिजनेस कम्युनिटी के समान ही है फार्मर। लेकिन छोटे जो फार्मर है वो जब खादे खरीदेगा, बीज खरीदेगा, तो वो भी उसको महंगा मिल रहा है। वो चीज़ जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, वो तो उसको ज़्यादा मिलेगा प्राइस, लेकिन उसका खर्चा भी बढ़ जाएगा क्योंकि महंगाई हर जगह पर है, बीज भी उसको महंगे मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से छोटे फार्मर को उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो बड़े फार्मर्स हैं उसको उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा कि महंगाई के दौरान वो जो भी चीज़ उसके खेत में उग रही है उसका उसको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे। तो बड़े फार्मर्स को बेनिफिट ज़्यादा होगा, छोटे फार्मर को कुछ उतना बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा उनको नुकसान भी हो सकता है। देन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब डेटर कौन है? हम बैलेंस शीट में लिखते हैं डेटर्स। कहाँ पे लिखते हैं हम डेटर्स? असेट साइड में। क्रेडिटर्स कहाँ पे लिखते हैं हम? लायबिलिटी साइड में। सो डेटर मतलब कौन? ऐसा व्यक्ति जिससे पैसे हमें लेना है, वो मेरा क्या हो गया? डेटर हो गया। क्रेडिटर मतलब जिसको मुझे पैसे देना है, ठीक है, वो हो गया मेरा क्रेडिटर। सो डेटर और क्रेडिटर, इन पर इन्फ्लेशन का अलग अलग असर होता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के दौरान डेटर और क्रेडिटर इन पर अलग अलग असर होता है। अब डेटर फॉर एग्जांपल कैसा असर होता है वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल डेटर से मैंने किसी को उधार दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये मैंने दिया, 1,000 रुपये मैंने किसी व्यक्ति को उधार दिया 5 साल पहले। अब 1,000 रुपये वो 5 साल के बाद अब मुझे वो लौटा रहा है, लेकिन आज की स्थिति में क्या है? प्राइस लेवल ज़्यादा है, आज इन्फ्लेशन है, 5 साल पहले इन्फ्लेशन नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर ब्याज को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, हम केवल बात करें कि 1,000 की वैल्यू तब क्या थी और अब क्या है। मैंने 1,000 रुपये 5 साल पहले किसी को उधार दिया था, आज वो मुझे 1,000 रुपये वापस कर रहा है। तो 1,000 की आज की वैल्यू ये कम है, क्योंकि आज क्या है? इन्फ्लेशन है। हमने देखा इन्फ्लेशन के दौरान वैल्यू ऑफ मनी, परचेसिंग पावर क्या होती है? कम होती है। तो जो मुझे मिल रहा है वो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू क्या है यहाँ पर? कम है। मतलब इन्फ्लेशन के दौरान आप देखेंगे जो डेटर्स हैं वो डेटर्स क्या रहते हैं? फायदे में, क्योंकि मैं तो नुकसान, मैंने उसको दिया 1,000 रुपये, अब वो डेटर मुझे वापस कर रहा है, 1,000 रुपये ही मुझे वापस कर रहा है, लेकिन मुझे वापस मिलते समय 1,000 क्या मिले? वैल्यू कम मिली। सो डेटर्स वो फायदे में रहा, जो उधार ले रहा है वो फायदे में, ठीक है। सो डेटर्स आर बेनिफिटेड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। वही अगर हम बात करते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर मतलब कौन? जिससे मैंने उधार लिया है, डेटा में मैंने इसको उधार दिया था 1,000 रुपये, ठीक है, तो वो व्यक्ति मेरा क्या हो गया? डेटर हो गया, और मैं क्या हो गया? क्रेडिटर। सो वो बेनिफिट में है तो मैं क्या हो गया? इसमें नुकसान हो गया, क्योंकि मैं देने वाला व्यक्ति हूँ, 1,000 रुपये मैंने दिया, उसने वापस करते समय कितना दिया? 1,000 ही दिया, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी कम है, तो मुझे नुकसान हो जाएगा। मैं इस कंडीशन में क्रेडिटर हूँ, इस एग्जाम्पल में मैं क्रेडिटर हूँ, मैंने 1,000 रुपये उधार दिया तो मैं क्रेडिटर हो गया, और वो व्यक्ति कौन हो गया? डेटर हो गया। सो डेटर आर बेनिफिटेड, मतलब नुकसान में कौन है? क्रेडिटर। उधार देने वाला व्यक्ति, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर, आर द लूजर इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन के दौरान जो डेटर्स हैं वो फायदे में रहते हैं, क्रेडिटर्स किस में रहते हैं? नुकसान में रहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग पहले समझ लो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ डॉक्यूमेंट वेयर द टोटल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ ए कंट्री इज रिकॉर्डेड। किसी भी देश में कितना एक्सपोर्ट किया है और कितना इंपोर्ट किया है, इसका सिस्टमेटिक जो रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और किसी भी देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट कम होना चाहिए, तो ही वो सिचुएशन फ़ायदेमंद होती है किसी भी देश के लिए। लेकिन इन्फ्लेशन के दौरान जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कम होने के चांसेस होते हैं और इंपोर्ट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट पर उसका बुरा असर होता है। सो ये हो गया इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब नॉन इकोनॉमिक इफेक्ट भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल
पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है या पॉलिटिकल सिनारियो जो है उस पर भी इन्फ्लेशन का असर होता है। क्योंकि हमने देखा कि 100 में से अगर 80-90 लोग जो मिडिल क्लास है या गरीब है, उन लोगों पर अगर बुरा असर हो रहा है तो उनके अंदर एक असंतोष हो जाएगा, वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे और जो सरकार रूलिंग है उस रूलिंग सरकार के खिलाफ वो जा सकते हैं। तो पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी हो सकती है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। और सोशल भी उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के दौरान किसको फ़ायदा हो रहा है? बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा हो रहा है। बिजनेस कम्युनिटी ऑलरेडी अमीर है और जो गरीब हैं उनसे पैसा निकलते जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था डेली नेसेसिटी की भी चीज़ें महंगी हो रही है, उसके पास सेविंग के पैसे नहीं है। सो इसमें क्या हो रहा है कि बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं। तो समाज में एक प्रकार की एक स्टेबिलिटी या इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी, एक खाई जो है गरीब और अमीर के बीच की ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसमें अमीर और अमीर होते जाएंगे और गरीब होते जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा एक आपको एंड यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। तो सोसाइटी इन जनरल, समाज पर बुरा असर होता है इन्फ्लेशन का। मॉरल जो एक नैतिकता जो होती है वो भी यहाँ पर कम होने के चांसेस होती है, क्योंकि जब भी महंगाई हो रही है तो हमेशा अगर कोई कर्मचारी है उसको सैलरी पूरी नहीं हो रही है तो वहाँ पर उसके नैतिकता जो है वो कम होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो एक नैतिक मूल्य जो है यहाँ पर कम हो जाते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब कैसे अलग अलग लोगों पर उसका असर हो रहा है ये भी हमने देखेंगे। अभी हम देखेंगे रेमेडीज। इन्फ्लेशन का हमने देखा कि बहुत बुरा असर लोगों पर हो रहा है, तो उसकी रेमेडी क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, ये भी हमको देखना है आज के लेक्चर में। सो रेमेडी हम कैसे करेंगे? तो 3 प्रकार की रेमेडी है सोल्यूशन। एक मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा फिस्कल पॉलिसी एंड तीसरा अदर मेजर्स। अब वो कौन से हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले इन्फ्लेशन की रेमेडी समझने के पहले हमने देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन में एक्सेस मनी सप्लाई होता है, आवश्यकता से ज़्यादा मनी सप्लाई होता है। तो गवर्नमेंट क्या कोशिश करेगी इसमें, जो एक्सेस मनी सप्लाई है उसको कैसे कम किया जाए, और उस कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारे जो मेथड्स है, बहुत सारे टूल्स हैं। अब क्या करेंगे, इंक्रीज इन बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होता है, जिस रेट पर जो आरबीआई है वो जो आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देती है, दैट रेट इज कॉल्ड एज बैंक रेट। और ये बैंक रेट बढ़ने की वजह से जो लोन बढ़ रहा है मार्केट में, वो उसका भी ब्याज का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाता है। अब इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है, मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है। अब मनी सप्लाई मतलब लोगों की इनकम, और मार्केट में जो लोन बढ़ रहा है वो भी मनी सप्लाई में आ जाता है। तो ज़्यादा अगर लोन बढ़ रहा है तो भी इन्फ्लेशन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिसकी इनकम लेवल नहीं है उसको भी अगर 0% के हिसाब से अगर ये मिल रहा है, लोन मिल रहा है, तो ओवरऑल जो मार्केट में डिमांड है चीज़ों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसलिए अगर ब्याज रेट को बढ़ा देते हैं तो मार्केट में जो लोन बढ़ रहा है आवश्यकता से ज़्यादा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब मनी सप्लाई कम हो जाएगा, और मनी सप्लाई कम हो गया तो ऑटोमेटिकली हम इन्फ्लेशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। तो बैंक रेट को बढ़ाना ये एक पहला तरीका है। दूसरा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आरबीआई और ये है जनरल पब्लिक। अब इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन के दौरान मार्केट में आवश्यकता से ज़्यादा पैसा है और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। सो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई का टारगेट है कि जो एक्सेस पैसा है ये पैसे को हम कैसे अपने पास खींच ले, मतलब आरबीआई कैसे उसको अपने इसमें उसको खींच ले। तो इसके लिए आरबीआई क्या करेगी, इन्फ्लेशन के दौरान आरबीआई क्या करेगी, जो सिक्योरिटीज़ हैं आरबीआई के, वो बॉन्ड्स वगैरह मार्केट में क्या करेगी, इशू करेगी। अब मार्केट में जब बॉन्ड्स इशू करेगी आरबीआई, तो क्या करेगी, लोग या जनरल पब्लिक या बैंक्स क्या करेंगे, क्योंकि सबको पता है आरबीआई के बॉन्ड्स 100% सिक्योर्ड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है, तो मेरे पास अगर ज़्यादा पैसे है तो मैं क्या करूँगा, वो खरीद लूँगा, वो सिक्योरिटी मैंने खरीद लिया। और वो सिक्योरिटी मैंने खरीद लिया तो मुझे आरबीआई को पैसे देना पड़ेगा। मतलब आज मेरे पास क्या आ जाएगा, केवल एक सर्टिफिकेट आ जाएगा कि भाई आपको 5 साल के बाद ब्याज के
साथ में इतने इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन आज जो एक्सेस पैसा है वो अभी मेरे पास रहा क्या? नहीं, अभी वो किसके पास चला गया? वो आरबीआई के पास चला गया। मतलब ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और उसकी वजह से हम इन्फ्लेशन को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। देन सिलेक्टिव मेजर। अब सिलेक्ट बैंक रेट पे क्या था? हर जगह पर जहाँ लोन बढ़ रहा है वो लोन की अमाउंट, लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन कभी कभी आरबीआई एक डायरेक्टिव्स देती है कि भाई केवल इस एरिया में आपको ब्याज रेट बढ़ाना है। तो सिलेक्टिव जो मेजर्स होते हैं वो हम आगे जब हम मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे तब हम उसको डिटेल में ये सब चीज़ें स्टडी करेंगे। ये तीनों चीज़ें हमको आगे डिटेल में देखना है। केवल आपको ध्यान में रखता है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी में टारगेट गवर्नमेंट क्या करती है कि किस प्रकार से मनी के सप्लाई को कम किया जाए, क्योंकि मनी का सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से ही इन्फ्लेशन हो रहा है। तो मनी के सप्लाई कम करती है मॉनेटरी पॉलिसी से। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड दूसरा है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट की वो पॉलिसी है जिसमें मनी के सप्लाई को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, उस पॉलिसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मनी से ही बना हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसे मनी के सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है। जैसे बैंक रेट में इंक्रीज करके मनी के सप्लाई को कम किया गया, ओपन मार्केट से मनी के सप्लाई को कम किया गया, सिलेक्टिव से कम किया गया। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किया जाता है? मनी के सप्लाई को रेगुलेट करने की जो पॉलिसी होती है उस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। तो इन्फ्लेशन के दौरान जो मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश होती है। वैसे फिस्कल पॉलिसी कौन सी पॉलिसी है? फिस्कल पॉलिसी मतलब बजट, गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो बजट को ही हम क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी। तो इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट की इनकम को रेवेन्यू कहते हैं, जैसे टैक्स। तो वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है टैक्स, लेकिन गवर्नमेंट के लिए क्या है? वो इनकम है, रेवेन्यू है। तो गवर्नमेंट के पास कहाँ से रेवेन्यू आएगा और गवर्नमेंट कहाँ पर पैसे खर्च करेगा, इसकी जो पॉलिसी है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं? टैक्स रेट को बढ़ा देते हैं। जैसे जो डायरेक्ट टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने से लोगों की इनकम कम हो जाएगी और मार्केट में एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स का बढ़ाना भी एक तरीका हो सकता है। दूसरी, डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर की मीनिंग हम देख चुके हैं। जितने भी अनावश्यक अगर काम शुरू होंगे गवर्नमेंट के, उसको अगर गवर्नमेंट कम करती है तो गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी और मार्केट में मनी का सप्लाई भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जो एक्सेस है। तो उसकी वजह से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में कर सकते हैं। टू इंकर पब्लिक डेट, मतलब लोगों से कर्जा लेती है गवर्नमेंट और कर्जा लेने की वजह से लोगों के पास जो एक्सेस पैसा है वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, तो उसके भी हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। डिले इन द पेमेंट ऑफ ओल्ड डेट, अगर गवर्नमेंट ने किस उधार लिया होगा पब्लिक से तो उसको थोड़ा सा डिले अगर गवर्नमेंट करती है तब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी और कौन से तरीके हैं? इंक्रीज इन प्रोडक्शन, क्योंकि मार्केट में गुड्स का सप्लाई कम हो रहा है उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हो रहा था। तो प्रोडक्शन को अगर हम बढ़ाते हैं, सप्लाई को अगर बढ़ाते हैं गुड्स का, तो इन्फ्लेशन को इनडायरेक्टली हम कंट्रोल कर सकते हैं। रैशनिंग, कि इतना इतना ही सप्लाई करना है, ठीक है, तो उसका हम पर्टिकुलर एरिया में हम रैशनिंग अगर कर देते हैं कि इतना इतना हमको सप्लाई करना है, तो भी हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइस कंट्रोल, गवर्नमेंट एक हाई, जैसे एमआरपी है, हाईएस्ट प्राइस अगर डिसाइड कर दे कि इससे ज़्यादा बेच नहीं सकते, तो भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जा सकता है। देन इंक्रीज इन इम्पोर्ट एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मतलब आयात, हम बाहर के देश से अगर चीज़ परचेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट। और अगर हम बाहर के देश को चीज़ गुड्स बेच रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। तो इन्फ्लेशन के दौरान हम क्या करेंगे? इंपोर्ट को बढ़ाएंगे, क्योंकि गुड्स जो अवेलेबल है हमारे देश में वो कम अगर है तो भी इन्फ्लेशन होता है। तो उस अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? इंपोर्ट को बढ़ा देगी, सो दैट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स बढ़ जाए, तो ऑटोमेटिकली हम इन्फ्लेशन को क्या करेंगे? कंट्रोल कर सकता है। एक्सपोर्ट को अगर हम कम कर रहे हैं, क्योंकि जितना हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे उतना उस देश में उस गुड्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जो था हमने बाहर के देश में बेच दिया, तो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? गुड्स की कम हो जाएगी। तो हम एक्सपोर्ट को कम करेंगे टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। सो ओवरऑल आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन की रेमेडी क्या है। तो इन्फ्लेशन की रेमेडी ये है कि जो मनी सप्लाई है आवश्यकता से जो ज़्यादा है उस मनी सप्लाई को कम करना, एक ये है। दूसरा कि किस प्रकार से हम जो टोटल अवेलेबिलिटी है गुड्स की, उस अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए,
एक तो मनी सप्लाई को कम करना, दूसरा गुड्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना। ये दो तरीके से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी में मनी के सप्लाई को हम कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे, कम करेंगे, सो दैट हम मार्केट में मनी के सप्लाई को कम करें, और मनी के सप्लाई को कम करने से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला सकते हैं। दूसरा, फिस्कल पॉलिसी में हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है ये टैक्स रेट को, डायरेक्ट टैक्स रेट को बढ़ा देती है, ठीक है। उसके बाद में जो पब्लिक डेट है, लोगों से ही कर्जा लेना, ये सब तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, लोगों के पास जो मनी अवेलेबल है, इनकम अवेलेबल जो एक्सेस है, वो क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी में भी हम मनी के सप्लाई को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी में भी हम मनी के सप्लाई को कम करने की कोशिश कर रहे हैं टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। और साथ में ही हम क्या कर रहे हैं, गुड्स की जो अवेलेबिलिटी है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करके ये हम कर रहे हैं। सो इतने सारे जो दो मेन टारगेट गवर्नमेंट करती है, मनी के सप्लाई को कम करना और साथ में गुड्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना, ये दो तरीके से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो गुड्स मनी के सप्लाई को कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है, फिस्कल पॉलिसी में कुछ टूल्स एम्प्लॉय किए जाते हैं, और साथ में ही प्रोडक्शन को बढ़ाने की दूसरे भी उसके तरीके हैं अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे।